क्या आप फिज़िक्स पढ़ते तो हैं, लेक्चर भी देखते हैं, नोट्स भी रिवाइज़ करते हैं, लेकिन फिर भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते कभी? तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ तरीका शेयर करूँगी जिससे आपको थोड़ी मदद हो जाएगी। 3 चीज़ों का ख़्याल रखना है। सबसे पहले रीड द क्वेश्चन, उसके बाद व्हाट इज़ आस्क्ड, हमें पूछा क्या गया है, फिर हाउ डू आई गेट टू द आंसर, मैं आंसर की तरफ किस तरीके से पढ़ूँगा, कोई फार्मूला कोई कंसेप्ट यूज़ होगा, एंड व्हाट इज़ गिवन आखिर में। मैंने इस तरीके से यू वुड थिंक कि पहले ये होना चाहिए फिर ये, लेकिन मैंने उल्टा क्यों किया है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। बिफोर दैट फिज़िक्स फार्मूला लिस्ट अगर बनाएंगे आप, उसका बार बार रिविजन करेंगे तो बहुत हेल्पफुल होगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन नीट 26 का था, रीनीट का। एन ए सी वोल्टेज V is equal to 220 sine of 2 into 10 raised to power 3 t volt is applied to a series LCR circuit. Then the current amplitude in this circuit is. सबसे पहले हमें पूछा क्या गया है, हमें करंट एम्पलीट्यूड पूछा गया है। करंट एम्पलीट्यूड मतलब आई का मैक्सिमम वैल्यू, आई नॉट हमसे पूछा गया है। तो हम यहाँ तक पहुँच कैसे जाएंगे? हमें पता है कि वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आता है करंट। वोल्टेज पीक वोल्टेज ये है, और हमें रेजिस्टेंस मालूम करना है। रेजिस्टेंस कैसे हम निकालेंगे? यहाँ पे चूँकि इंडक्टेंस भी है, यहाँ पे कैपेसिटेंस भी है और रेजिस्टेंस भी है। हमें यहाँ पे लेना होगा रेजिस्टेंस की जगह हमें लेना होगा इम्पीडेंस, नेट इम्पीडेंस, राइट। लिहाजा हम लिखेंगे करंट इज इक्वल टू वी बाई एक्स, यानी कि इम्पीडेंस। इम्पीडेंस कैसे आती है? इम्पीडेंस ट्रायंगल आपने पढ़ा ही होगा। ये अगर रेजिस्टेंस है 100 ओम, और कैपेसिटेंस इंडक्टेंस ऊपर की तरफ, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस नीचे की तरफ। इंडक्टिव रिएक्टेंस कितनी होती है? एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा इज इक्वल टू दिस थिंग इंटू एल, वो आप निकालेंगे। फिर आप यहाँ से कैपेसिटेंस का कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है 1/ओमेगा सी, ये होता है इंडक्टिव ओमेगा एल। तो इस तरीके से आप जब इन दो को निकालेंगे, फिर नेट ऊपर की तरफ आ जाएगा या नीचे की तरफ, फिर उसका इसके साथ रेजिस्टेंस वाले 100 ओम के साथ वेक्टर सम करके निकालना है। फॉर एग्जांपल इस तरह से, या इस तरीके से जो भी डोमिनेटिंग होगा इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में, तो फिर उस हिसाब से वो आपको मिलेगा वोल्टेज, तो वो आपको मिलेगा रिएक्टेंस, राइट, नेट इम्पीडेंस, सॉरी इम्पीडेंस मिलेगा। वोल्टेज जो यहाँ पे पीक वोल्टेज है 220, उसको डिवाइड करना है उसी नेट इम्पीडेंस से, वहाँ से आपको पीक करंट मिल जाएगा, पीक। ये तरीका है। मैंने क्यों लिखा है कि पहले क्वेश्चन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल वी हैव ए, दिस इज़, वैसे तो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, लेकिन फिज़िक्स में भी कभी इस तरीके के सवाल आते हैं कि ज़ीरो आंसर होता है, या मतलब क्वेश्चन में डिटेल तो बहुत दी गई है, गिवन बहुत है, लेकिन जब हम लास्ट में देखते हैं तो आंसर बहुत ही मतलब किसी कॉन्सेप्ट से आता है, कभी ज़ीरो आता है, कुछ करना ही नहीं होता है उसमें सॉल्व। तो वो डेटा कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया गया होता है, उससे टाइम ज़ाया होगा अगर हम पहले लिखेंगे गिवन क्या क्या है, ये गिवन। Consider a population of 10 million cells given the per capita birth rate of 0.02 per unit time and the per capita death rate of 0.02 per unit time. The expected number of cells after 10 generations is. जब मैंने पहली बार ये सवाल देखा तो आई थॉट इसमें कुछ कैलकुलेशन है, तो मुझे लगा मैंने कुछ कैलकुलेशन करनी है। अब गिवन ये है डेथ रेट, ये है बर्थ रेट। देन आई रियलाइज्ड ये और ये तो सेम है, इसका मतलब बर्थ्स और डेथ्स बराबर है, उसका मतलब है कि ओवरऑल इंक्रीमेंट हमें नज़र नहीं आएगा। तो फिर द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सेल्स आफ्टर 10 जनरेशन, किसी भी जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, 10 जनरेशन के बाद ही क्यों ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसमें तो चेंज नहीं आएगा पॉपुलेशन में, तो फिर आंसर जो पहले था 10 मिलियन सेल्स, यहाँ पे वही आंसर जाएगा। सो रिमेंबर
3 चीज़ें फ़िज़िक्स न्यूमेरिकल्स करने के लिए ज़रूरी होती हैं। एक तो ये होता है कि हमारे पास हमें क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में वो देखना है, हाउ डू आई गेट द आंसर। फिर उस जो हमसे पूछा गया है वहाँ तक मैं पहुँच कैसे जाऊँगा, कोई फार्मूला यूज़ हो रहा है, कोई कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, उसको अप्लाई करना। और उसके लिए ज़रूरी है कि फार्मूला याद होने चाहिए। जो अगर आप फार्मूला लिस्ट बनाओगे फिर बार बार रिवाइज करोगे उनको, तो दैट विल बी वेरी इजी। देन उसके बाद लास्ट में व्हाट इज़ गिवन, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में बहुत इन्फॉर्मेशन दी गई होती है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन उतनी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती। जब हम व्हाट इज़ आस्क्ड पढ़ेंगे ना, क्या पूछा गया है, हम पूरा का पूरा क्वेश्चन उसी हिसाब से गिवन इन्फॉर्मेशन या कंसेप्ट सब कुछ हम इसी के हिसाब से ढूंढेंगे। तो इस तरीके से